अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। यू आर वाचिंग जूरिस टेल्स और मैं हूँ कायनात फातिमा। हमारी कॉपीराइट ऑर्डिनेंस की लेक्चर सीरीज़ जारी है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया था, जो कि सेक्शन 8 तक था। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि सेक्शन 9 से स्टार्ट है। सेक्शन 9 के अंदर सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि कॉपीराइट जो है ये जब तक एक्टिवेट नहीं होते, ये कॉपीराइट्स जब तक एक्टिवेट नहीं होते, जब तक इसकी इस प्रोविज़न के मुताबिक इसकी इंटाइटलमेंट ना हो जाए, इसकी रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, तब तक ये जो कॉपीराइट लॉज हैं, ये कॉपीराइट जो राइट्स हैं, ये एक्टिवेट नहीं होते। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर उसने अपने वर्क को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो वो अपने इन कॉपीराइट्स को क्लेम नहीं कर सकता है, वो उनकी ओनरशिप को क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, सिंपली हमें यहाँ पर ये बताया, चाहे वो पब्लिश्ड हो गया हो या अनपब्लिश्ड हो, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई भी अपने उस वर्क की अंडर दी दिस लॉ, तब तक हम उसको कॉपीराइट्स में उसके कॉपीराइट्स को क्लेम नहीं करने देंगे। ठीक है, उसके कॉपीराइट उस पर एक्टिवेट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताई जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाए, ठीक है, अब ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से क्या मुराद है? यानी कि एक पर्सन अगर किसी के ऊपर भरोसा करते हुए उसने अपना काम उससे उसके साथ शेयर किया, ठीक है, अब शेयर किया, उसमें कोई भी मकसद हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका ये हरगिज़ मकसद नहीं था कि वो उसको यूज़ कर ले। ठीक है, तो अब वहाँ पर वो बंदा उस क्या करता है, उसको वो जैसी शेयर करता है एक पर्सन, वो दूसरा जो पर्सन है उसको अपने नाम से पब्लिश कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो इस केस के अंदर अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, भले उस पर्सन ने अपने वर्क को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ हो, लेकिन स्टिल यहाँ पर एक ग्राउंड प्रोवाइड किया जा रहा है कि स्टिल वो कोर्ट जा सकता है और अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है। ठीक है, उसको सू कर सकता है उस पर्सन को। सिर्फ ये एक राइट दिया जा रहा है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ तभी ये एक्टिवेट होगा। अदरवाइज अगर रजिस्टर्ड नहीं है वर्क, तो फिर कॉपीराइट्स एक्टिवेट नहीं होंगे। अब सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1 सिंपली यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा है कि कौन कौन से वर्क्स हैं जो इस जिसके ऊपर कॉपीराइट्स की क्राइटेरिया के अंदर वो आ जाते हैं, इस ऑर्डिनेंस के क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं। तो सिंपल सबसे पहली चीज़ तो ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, उसी पर्सन से बिलोंग करने चाहिए, तभी तो उसके कॉपीराइट्स एक्टिवेट होंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो किसी और का कर रहा है या डुप्लीकेट वर्क हो, तब वो ओरिजिनलिटी वो खो देगा। ठीक है, वो वर्क ओरिजिनलिटी खो देगा तो डेफिनेटली उस पर कॉपीराइट्स एक्टिवेट नहीं होंगे। अब ये वर्क लिटरेरी भी हो सकता है, ड्रामेटिक भी हो सकता है, म्यूजिकल भी हो सकता है, आर्टिस्टिक भी हो सकता है, इवन सिनेमेटोग्राफिक वर्क भी हो सकता है, और ये रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो वर्क हैं इनके ऊपर कॉपीराइट्स एक्टिवेट होंगे। अब सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 2 के इसके अंदर 3 रूल्स बताए जा रहे हैं, 1 2 3। अब सिंपली यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि अभी हमने जैसा ऊपर देखा सब सेक्शन 1, उसके अंदर हमें कुछ क्राइटेरियाज बता दिए गए थे कि ये तमाम अगर वर्क्स हैं, इस टाइप्स के वर्क हैं, तो वो सब कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे काम भी हैं, कुछ ऐसे वर्क्स भी हैं जो ऊपर सब सेक्शन 1 के अंदर फॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनकी उनकी नेचर कुछ ऐसी डिफरेंट है जो सब सेक्शन 1 के अंदर डिफरेंट नहीं करे, लेकिन स्टिल वो कॉपीराइट के अंदर सबसिस्ट करेंगे। ठीक है, कॉपीराइट्स उनके ऊपर एक्टिवेट होंगे। अब ये जो बेसिकली ये जो यहाँ पर वर्क्स बताए जा रहे हैं, ये आगे जाके हम प्रोविजंस देखेंगे सेक्शन 53 एंड 54, वहाँ पर उनकी एप्लीकेबिलिटी शो हुई हुई है। ठीक है, वहाँ से ये एक्टिवेट हुए हुए हैं। ठीक है, तो अभी कौन से वर्क्स हैं, तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 के ना सिंपली हमें ये बताया जा रहा है, यहाँ पर हमें 2 रूल्स बताए जा रहे हैं इसके अंदर, कि अगर कोई वर्क है वो पाकिस्तान के सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर पब्लिश होता है। ठीक है, उसके बाद किसी और स्टेट के अंदर, ठीक है, डेफिनेटली, लेकिन अगर सबसे पहले वो पाकिस्तान में पब्लिश्ड होता है, तब पाकिस्तान उस कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी बताई जा रही है आगे, कि अगर वो जो वर्क है वो पाकिस्तान में पब्लिश नहीं होता, ठीक है, और पाकिस्तान से बाहर किसी और स्टेट के अंदर पब्लिश होता है, लेकिन उसका जो ओनर है, ठीक है, जो ऑथर है उस वर्क का, वो पाकिस्तान का नेशनलिस्ट है। ठीक है, वो पाकिस्तान का सिटीज़न है, उसका डोमिसाइल्ड सिटीज़न है, तो
फिर अगेन पाकिस्तान उसके कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। या तो भाई वो वर्क पाकिस्तान के अंदर पब्लिश हो, ठीक है, डेफिनेटली फिर पाकिस्तान उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर वो वर्क पब्लिश हो रहा है, लेकिन पर्सन जो है वो सिटीज़न है पाकिस्तान का, तो अब वो अपने सिटीज़न के कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करेगा पाकिस्तान, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, भले वो बाहर पब्लिश हुआ पाकिस्तान से। यहाँ पर देखिए मज़ीद बात बताई जा रही है कि ऑथर की डेथ से रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जिस टाइम वो उसकी उसकी डेथ हुई है, तो वो पाकिस्तान का सिटीज़न था या नहीं था, ठीक है, ये चेक किया जाएगा एट द टाइम ऑफ डेथ। ऐसा ना हो कि पहले तो था लेकिन उसकी नेशनैलिटी कैंसिल हो गई हो पाकिस्तान से, और फिर वो किसी और स्टेट के अंदर जाके मर जाता हो, वहाँ की उसकी नेशनैलिटी, तो अब यहाँ पर उसके कॉपीराइट्स एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। डेथ तक अगर डेथ का टाइम पीरियड है, ठीक है, और उसके बाद उसके जो वर्क है वो पब्लिश हो रहा है, ठीक है, उसकी डेथ के बाद पब्लिश हो रहा है, तो फिर वो देखा जाएगा, उसकी लास्ट डेट देखी जाएगी, जिस डेट पे वो मरा तो उस वक्त वो कहाँ का नेशनलिस्ट था। अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर बात कर रहा है अनपब्लिश्ड वर्क की। अब अनपब्लिश्ड वर्क के अंदर तमाम वर्क्स आ जाते हैं, लेकिन आर्किटेक्चरल वर्क इसमें शामिल नहीं है। इसमें सिंपली ये बताया जा रहा है कि जब वो ऑथर अपना काम बना रहा था, ठीक है, जब मेकिंग हो रही थी उसके उस वर्क की, तो उस वक्त वो पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है। अब मे बी पॉसिबल एक पर्सन है, वो कोई ड्राइंग कोई पेंटिंग बना रहा है, ठीक है। अब वो पेंटिंग बना रहा है, उस वक्त वो नेशनलिस्ट ही नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाती है उसकी पेंटिंग, अब वो नेशनलिस्ट बन चुका है, ठीक है, उसको नेशनैलिटी मिल गई पाकिस्तान की, तो अब क्या उसकी पेंटिंग को पाकिस्तान प्रोटेक्ट करेगा, उसके ऊपर कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ दैट वर्क वो पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं था। तो यहाँ पर थर्ड रूल अब बताया जा रहा है आर्किटेक्चरल वर्क से। अब यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि अगर वो जो आर्किटेक्चरल वर्क जो है वो लोकेटेड है पाकिस्तान के अंदर, तब डेफिनेटली उसको कॉपीराइट्स मिलेंगे, ठीक है, भले अब उसका जो मेकर है उस वर्क का वो नेशनलिस्ट हो या ना हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है, भले उसका नेशनलिस्ट कोई भी है, ठीक है, उसका मेकर उसका जो ऑथर किसी भी स्टेट का नेशनलिस्ट है, उसको फिर भी प्रोटेक्शन मिलेगी उस आर्किटेक्चरल वर्क को। अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 3, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई, अब यहाँ पर सिनेमेटोग्राफिक वर्क से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन बताई जा रही है, एक पर्सन एक ऑथर है सिनेमेटोग्राफिक वर्क का, लेकिन उसने अपने उस वर्क के अंदर किसी और का कोई पार्ट, ठीक है, किसी और के वर्क का कोई पार्ट उसकी इजाज़त के बगैर यूज़ कर लिया है, तो अब वो इन्फ्रिंज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब उसको हम कॉपीराइट के अंदर वो सबसिस्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर कॉपीराइट्स एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि वो इन्फ्रिंज्ड कॉपीज उसने यूज़ कर ली है, ठीक है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर उसके उस पूरे, भले उसने एक छोटा सा ही क्लिप क्यों ना यूज़ किया हो अपनी उस सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर, बट वो अपने पूरे सिनेमेटोग्राफिक वर्क के ऊपर कॉपीराइट्स लॉस कर देगा, लूज़ कर देगा। इसके क्लॉज बी के अंदर भी, अब यहाँ पर रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, क्लॉज ए में सिनेमेटोग्राफिक वर्क का था, तो क्लॉज बी के अंदर रिकॉर्ड्स की बात हो रही है कि अगर कोई पर्सन जो है रिकॉर्ड्स बनाता है, डेफिनेटली रिकॉर्ड्स हम जानते हैं जो बेसिकली सिर्फ साउंड्स को डील करता है, ठीक है। अब वो जो साउंड्स उसने अपने रिकॉर्ड के अंदर स्टोर करवाई है, वो लिटरेरी वर्क से रिलेटेड हो किसी और के, या किसी और के ड्रामेटिक वर्क से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है, किसी ने लिटरेरी वर्क का अंदाज़ा किसी ने बुक लिखी, अब वो पर्सन जो है उसी बुक को वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है या कुछ इस तरह से उसकी रिकॉर्डेड वर्जन वो बना रहा है, ठीक है, तो अब ये रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर वो उसकी इजाज़त के बगैर, ठीक है, उसकी उस वर्क की अडेप्टेशन करवा रहा है, उस रिकॉर्ड के अंदर उस लिटरेरी वर्क की अडेप्टेशन करवा रहा है, तो यहाँ पर अब क्या है, ये उसकी इजाज़त के बगैर उसने चूँकि ये काम किया है, तो वो इन्फ्रिंज्ड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर उसके कॉपीराइट्स इन्फ्रिंज्ड हो जाएंगे, यहाँ पर कोई कॉपीराइट्स एक्टिवेट नहीं होंगे उसके ऊपर। अब सब सेक्शन 4 फर्दर क्लेरिफाई कर रहा है सब सेक्शन 3 को। जैसा हमने सब सेक्शन 3 के अंदर देखा था, वहाँ पर किसी और के वर्क को कोई पर्सन उसकी इजाज़त के बगैर यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो सब्सटेंशियल पार्ट यूज़ किया गया किसी और के वर्क का, उसके वर्क को कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। अब
फॉर एग्जांपल एक ओरिजिनल पर्सन है, ठीक है, उसने पूरी एक अपनी मूवी बनाई, ठीक है, उसने अपनी मूवी बनाई, उसके अंदर कुछ ऐसे मतलब सॉन्ग्स वगैरह ऐड किए। अब कोई दूसरा पर्सन आता है, उसके उस सॉन्ग को यूज़ कर लेता है, ठीक है, तो उस पर्सन जो दूसरा बंदा आया है, ठीक है, उसके डेफिनेटली कॉपीराइट्स एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वो जो ओरिजिनल पर्सन था उस सॉन्ग का, उसके कोई कॉपीराइट्स हार्म नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसके कॉपीराइट्स अलग से चल रहे हैं और वो अल्टर नहीं हो सकते, ठीक है, उसके कॉपीराइट जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं उस वर्क के ऊपर वो अल्टर नहीं होंगे। सब सेक्शन 5। अच्छा, अब सब सेक्शन 5 का ना आर्किटेक्चरल वर्क से रिलेटेड बात हो रही है। अब यहाँ पर हमें मज़ीद इस आर्किटेक्चरल वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी। अब आर्किटेक्चरल वर्क से मुराद जो है बेसिकली उस बिल्डिंग का, उस बॉडी का आर्टिस्टिक करेक्टर, उसका डिज़ाइन, ठीक है, ये मुराद होता है, ठीक है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उसके अंदर क्या प्रोसेस यूज़ किया गए हैं, क्या मेथड्स यूज़ किए गए हैं उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो कॉपीराइट्स के दायरे के अंदर नहीं आते हैं। सिर्फ उसका डिज़ाइन, उसका जो आर्टिस्टिक करेक्टर है वही कॉपीराइट के दायरे के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन है, उसने कोई बिल्डिंग बनाई है, डेफिनेटली जिस स्टाइल से, जिस डिज़ाइन से उसने बनाई है वो बिल्डिंग, वो उसके ऊपर कॉपीराइट्स पजेस वो करता है। लेकिन उसने किस मेथड से बनाई है, ठीक है, किस किस पर्सन्स के थ्रू बनाई है, कौन से इंजीनियर्स उसने यूज़ किए, कौन सा मटेरियल उसने यूज़ किया है, उसके ऊपर कॉपीराइट्स नहीं है, ठीक है, उसके उस डिज़ाइन के ऊपर है, ठीक है, उस प्रोसेस के ऊपर, उस मेथड के ऊपर कॉपीराइट्स नहीं है पजेस करता वो बंदा, वो ऑथर सिर्फ अपने उस डिज़ाइन के ऊपर पजेस करता है। सो अब हम सेक्शन 11 की तरफ चल रहे हैं। होपफुली आपको सेक्शन 10 क्लेरिफाई हो गया होगा। अब यहाँ पर सेक्शन 11 के अंदर जॉइंट ऑथर्स के वर्क को डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब यहाँ पर कंडीशन बताई जा रही है कि फॉर एग्जांपल जॉइंट ऑथर्स हैं, उन्होंने कोई वर्क अपना प्रोड्यूस किया, ठीक है, किसी वर्क की मेकिंग की है, लेकिन अब यहाँ पर उन दो ऑथर्स में से एक ऑथर के अंदर एरर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी देख ली है, यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज बताए गए हैं कि अगर किसी पर्सन को अपने वर्क से रिलेटेड कॉपीराइट की प्रोटेक्शन चाहिए अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो उसको मतलब सिटीज़न होना है पाकिस्तान का, ठीक है, वो पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जॉइंट ऑथर्स हैं और उन ऑथर्स के अंदर एक पर्सन जो है वो पाकिस्तानी सिटीज़न है और दूसरा पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं है। तो अब यहाँ पर जो जॉइंट ऑथरशिप है इसके अंदर एरर आ गया है, तो अब क्या होगा उस वर्क का। तो अब यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है जो बेसिकली जो पर्सन क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है उसके कॉपीराइट्स को हार्म नहीं किया जाएगा, उसको उसके राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि वो जो डिफेक्टेड पर्सन है उसकी बेसिस के ऊपर दूसरे पर्सन को महरूम नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि दूसरे पर्सन की सज़ा उस वैलिड पर्सन को नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब जो दूसरा पर्सन है जिसके पास जो जिसके अंदर डिफेक्ट आ गया है, उसके पास ओनरशिप नहीं, उसके पास सिटीजनशिप नहीं है पाकिस्तान की, तो उसको कोई कॉपीराइट्स नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर फर्दर यहाँ पर ये बताया जा रहा है प्रोवाइडेड दैट के अंदर कि अगर अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब उनकी को जॉइंट ओनरशिप के अंदर जैसा हमने देखा डिफेक्ट आ गया है, तो अब यहाँ पर सिंपली हम उसको यही समझेंगे जिसके जो वैलिड पर्सन था उसी के ही कॉपीराइट्स हैं, उस दूसरे पर्सन के कोई कॉपीराइट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उस दूसरे पर्सन की वजह से दूसरे जो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की जा रही हैं अंडर द रूल्स ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वो भी हार्म नहीं किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि उसकी प्रोटेक्शन इस ऑर्डिनेंस के थ्रू बताई गई है कि जब तक एक तो उसका लाइफ टाइम, ठीक है, जब तक वो जिंदा है उसके कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे, और उसकी डेथ के बाद कुछ क्राइटेरिया है जो हमने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। डिफरेंट वर्क का डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, कुछ सालों की मोहलत दी जाती है कि इतने साल तक मज़ीद आपकी डेथ के बाद आपकी प्रोटेक्शन होगी राइट्स की, तो वो तमाम चीज़ें उसको वो दी जाएंगी, ठीक है, वो उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा उस दूसरे पर्सन की वजह से। और डेफिनेटली जब ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ पर जॉइंट ऑथरशिप ये नेचर ही खो जाएगी, ठीक है। अब उसको सोल ऑथरशिप, एज अ सोल ऑथरशिप ही हम उसको डील करेंगे। ओके, सो मूविंग टूवर्ड सेक्शन 12। सेक्शन 12 के बेसिकली दो सब सेक्शंस हैं। सबसे पहले सब सेक्शन 1 के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है, अब यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट की, ठीक है, 1911 की। अब बेसिकली जो डिज़ाइंस हमारे पास होते हैं ना, अब उनकी रजिस्ट्री हम अंडर दैट
एक्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। वो जो पैटर्न एंड डिज़ाइन एक्ट है उसके अंडर भी उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है, जबकि हम कॉपीराइट एक्ट के अंदर भी उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है कि क्या दोनों में करवाई जा सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या तो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के अंदर करवाई जाए, ठीक है, और कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्ट्रेशन करवाई जाए अपने उस डिज़ाइन की, या फिर उस पैटर्न्स एंड डिज़ाइन एक्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट उसके थ्रू करवाई जाए, ठीक है। यहाँ पर दोनों के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जा सकती। अगर किसी पर्सन ने पैटर्न्स एंड डिज़ाइन एक्ट के थ्रू उसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली है अपने डिज़ाइन की, तो अब वो पर्सन कॉपीराइट एक्ट के कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के अंडर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। यहाँ पर बेसिकली वो जो ओवरलैपिंग हो रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की, उसको अवॉइड करने के लिए ये सेक्शन ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब सब सेक्शन 2, अब यहाँ पर सब सेक्शन 2 के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन है उसने कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है अपने डिज़ाइन की, ठीक है। और अब क्या है, अब यहाँ पर एक कंडीशन बताई जा रही है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखें, जो पैटर्न एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 के अंदर जो रजिस्ट्री करवाई जाती है जिन डिज़ाइंस की, वो बेसिकली उनका मकसद क्या होता है कि अगर उन डिज़ाइंस की मास प्रोडक्शन होती है, ठीक है, अगर होनी होती है, तो हम बेसिकली उसको पैटर्न्स एंड डिज़ाइन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। मास प्रोडक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में सेम उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाना, ठीक है, इस तरह से उसकी रिप्रोडक्शन करवाना मल्टीपल टाइम्स, तो इसको हम मास प्रोडक्शन कहेंगे। तो अगर कोई ऐसा आर्टिकल है, ठीक है, तो उसकी डेफिनेटली हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पैटर्न्स एंड डिज़ाइन के अंदर, ठीक है, एक्ट के अंदर। अब अगर एक पर्सन है उसने अपने डिज़ाइन की जो है कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा दी है, ठीक है, तो ये अब तक तो ये वैलिड है। लेकिन अगर उसी डिज़ाइन की रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, वो जो आर्टिकल है, वो जो डिज़ाइन है, रिप्रोडक्शन हो जाती है मोर देन 50 टाइम्स, ठीक है, 50 टाइम्स उसकी अगर रिप्रोडक्शन हो गई है, तो अब वो जो आर्टिकल है वो अपना क्राइटेरिया लूज़ कर देगा फॉर द रजिस्ट्री ऑफ अंडर दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है। अब वो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि अब उसकी मास रिप्रोडक्शन हो गई है, ठीक है। तो डेफिनेटली अब उस बंदे को अपना वो डिज़ाइन ले जाकर पैटर्न एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 के थ्रू उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसके हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसने कोई चेयर बनाई है, ठीक है, उसका जो डिज़ाइन है उसके ऊपर उसके कॉपीराइट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब उसने उस चेयर के डिज़ाइन की जो है कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के अंदर उसने अब रजिस्ट्री करवा दी है, ठीक है। लेकिन अब वो किसी और पर्सन को इजाज़त दे देता है, या खुद ही भले, ठीक है, या किसी और को ऑथोराइज़ कर देता है कि आप इसको रीयूज़ कर सकते हो, आप रिप्रोड्यूस उसको कर सकते हो, और उस पर्सन ने या खुद उसने ही उसी डिज़ाइन की रिप्रोडक्शन कर दी मोर देन 50 टाइम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के अंडर उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। अब उसको अपना डिज़ाइन ले जाकर वहाँ पर पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड सेक्शन 13, इसके बेसिकली 5 सब क्लॉजेस हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो सबसे पहले क्लॉज ए हम देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पर क्लॉज ए में बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन अपनी एम्प्लॉयमेंट के अंडर कोई वर्क प्रोड्यूस करता है, तो अब उस वर्क की ओनरशिप को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। या क्या वो उसकी उस वर्क की ओनरशिप उस पर्सन से जिसने वो प्रोड्यूस किया उससे बिलोंग करेगी, या फिर जिसके लिए, ठीक है, जिस बॉस के लिए उसने वो वर्क किया उससे बिलोंग करेगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एडी एक लड़की है, ठीक है, और वो वो एम्प्लॉय है एक न्यूज़ एजेंसी की, ठीक है। अब उसने वहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया से बाहर रहकर उसने कोई वर्क प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल, उसने कोई स्टोरी लिखी है, ठीक है, उसके बॉस की तरफ से उसको कोई ऑर्डर नहीं था कि आप स्टोरी लिखो, ठीक है, उसने अपने फ्री टाइम में उसने स्टोरी लिखी, तो डेफिनेटली अब यहाँ पर उसके उस स्टोरी के ऊपर एडी के एक्सक्लूसिव राइट्स पजेस हो फॉल करते हैं, ठीक। एडी अपने उस स्टोरी के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स पजेस करती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव राइट्स उसको क्या क्या चीज़ें दे देता है, क्या क्या ग्राउंड्स प्रोवाइड कर देता है कि वो जैसे चाहे उसको यूज़ करे, जिसे चाहे वो बेचे, जिसे वो चाहे अलाउ करे कि आप उसका यूज़ करो, ठीक है, या जिसको चाहे डिस्ट्रीब्यूट करे, ये एक्सक्लूसिव राइट्स उसको मिल गए। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड कंडीशन है। अब वो जो एडी है अपनी एम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया के अंडर कोई काम, कोई वर्क क्रिएट करती है, ठीक है, उसकी बॉस की तरफ से कोई ऑर्डर है, और या फिर उसकी जो जॉब जो भी उसकी जॉब है उससे रिलेटेड उसने कोई वर्क प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो अब उस वर्क के ऊपर जो है जो न्यूज़ एजेंसी है,
ठीक है। उसकी वो बेसिकली फ़र्स्ट ओनर उस वर्क का फ़र्स्ट ओनर, जो फ़र्स्ट ओनर कहलाएगा वो न्यूज़ एजेंसी होगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर फ़र्स्ट ओनरशिप जो है न्यूज़ एजेंसी को तो देती गई है, लेकिन यहाँ पर फ़र्स्ट ओनरशिप से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि उस न्यूज़ एजेंसी के पास उस वर्क के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स भी आ जाएंगे। एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं आएंगे, लेकिन हाँ फ़र्स्ट ओनरशिप बेशक उसके पास आ जाएंगे। यानी कि वो जो न्यूज़ एजेंसी है उस वर्क को यूज़ कर सकती है, लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ के अंदर, या तो उसकी पब्लिकेशन से रिलेटेड या उसकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, सिर्फ इन्हीं फंक्शंस को वो परफॉर्म करवा सकती है। अदरवाइज स्टेट जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो एडी के पास ही हैं, ठीक है। एडी चाहे तो किसी और को भी अलाउ कर सकती है अपने उस वर्क को यूज़ करने के लिए, एडी चाहे तो किसी और को भी सेल आउट कर सकती है अपना वो वर्क। लेकिन हमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी बता दी गई है, ये जब होगा जब कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन उन्होंने अगर एम्प्लॉयमेंट से पहले ही कोई एग्रीमेंट हो गया उनके दौरान, उनके दरमियान, कि भाई आप जो भी हमारे लिए वर्क करेंगे उसके ऊपर आपके एक्सक्लूसिव राइट्स भी नहीं होंगे, ठीक है, आप किसी और को नहीं बेच सकते, आपने हमारे लिए काम किया, हम आपका वर्क पब्लिश करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हमारा पब्लिश किया हुआ वर्क आप किसी और को भी सेल आउट कर दो, ठीक है। ये जब होगा जब एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट होगा, वो चाहें तो पहले ही वो एग्रीमेंट के थ्रू अपनी कोई भी कंडीशंस मनवा सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स क्लॉज बी, अब यहाँ पर फोटोग्राफी से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अब अगर कोई पर्सन इन द एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल कंसिडरेशन किसी के फोटोग्राफी करता है, तो अब यहाँ पर उसका क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से हम बात समझते हैं। फॉर एग्जांपल सागर एक फ़ोटोग्राफ़र है और एक कंपनी है उनको एम्प्लॉय करती है, ठीक है। अब सागर जो है वो उस कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पिक्चर्स क्लिक करता है, ठीक है, और उसके बदले सागर जो है वो कुछ अमाउंट भी ले रहा है, ठीक है। कुछ अपनी जो सर्विसेज वो पेश कर रहा है उसके बदले वो अपनी कुछ अमाउंट भी ले रहा है उनसे, ठीक है, अपनी सैलरी वगैरह ये तमाम रिम्यूनरेशन वो उनसे पजेस कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब उस कंपनी के पास फ़र्स्ट ओनरशिप चली जाएगी, क्योंकि वो उस वर्क उस सर्विस के बदले में कंसिड्रेशन पे कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ़र्स्ट ओनरशिप उस कंपनी के पास चली जाएगी। अगेन यहाँ पर वही बात है कि अगर कोई एग्रीमेंट मिसिंग है तब ये रूल अप्लाई होगा, लेकिन अगर ऑलरेडी पहले से कोई रूल उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया थ्रू एग्रीमेंट, तो अब वही एग्रीमेंट फॉलो किया जाएगा। इस सेक्शन के अंदर सिर्फ फ़ोटोग्राफ्स ही नहीं बल्कि पेंटिंग्स और सिनेमेटोग्राफिक वर्क या इनग्रेविंग वगैरह ये तमाम वर्क भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अब क्लॉज सी में उन तमाम वर्क्स की बात हो रही है जो कि क्लॉज ए और क्लॉज बी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उस उन क्लॉजेस के अंडर कवर नहीं हो रहे हैं, उन तमाम वर्क्स को अब हम क्लॉज सी के अंदर डील करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है अब यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ किया गया है, अप्रेंटिसशिप। आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, अप्रेंटिसशिप बेसिकली कहते हैं कि अगर कोई पर्सन कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी स्किल्स को बेचता है, ठीक है, तो हम उसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं। इसमें चाहे वो किसी को अपने स्किल्स सिखाई क्यों ना रहा हो, ठीक है, या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, ये दोनों चीज़ें अप्रेंटिसशिप के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब एक पर्सन है, एक एम्प्लॉय, वो जो पर्सन है वो बेसिकली एम्प्लॉय है, ठीक है, और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पर उसके वर्क, ठीक है, उसका जो वर्क है उसके ऊपर डेफिनेटली उसके फर्स्ट वो ही अपने उस वर्क का फर्स्ट ओनर रहेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अंजलना जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है, और एक डिज़ाइनिंग एजेंसी है, उसने अंजलना को एम्प्लॉय किया है, ठीक है। अब अंजलना जो है वो उस एजेंसी के लिए वर्क कर रही है। अब यहाँ पर हमने जैसे ऊपर देखा क्लॉज ए एंड क्लॉज बी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अब ये उन दोनों क्लॉजेस के किसी भी क्राइटेरिया के अंदर नहीं उतरती, ठीक है, उनके क्राइटेरिया से बाहर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अंजलना जो है इसका जो वर्क है वो इस क्लॉज सी के तहत डील किया जाएगा। तो इस वर्क के ऊपर जो भी अंजलना उस कंपनी के लिए ग्राफिक डिज़ाइंस करेगी तो उसके ऊपर अंजलना अपने फर्स्ट ओनरशिप राइट्स पजेस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यही बताया जा रहा है। साथ में फर्दर आगे यही बता दिया गया है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट है तो डेफिनेटली एग्रीमेंट के क्लॉजेज जो हैं, रूल्स जो हैं वो प्रिवेल करेंगे।
क्लॉज डी, अब क्लॉज डी के ना गवर्नमेंट वर्क का जिक्र हो रहा है। गवर्नमेंट वर्क बेसिकली वो वर्क जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर प्रोड्यूस किया जाए उसको हम गवर्नमेंट वर्क बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन है गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई वर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जो वर्क है उसके ऊपर गवर्नमेंट के ही फर्स्ट ओनरशिप राइट्स जाएंगे। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट है, अब यहाँ पर अगेन वही बात आ जाती है, अगर एब्सेंस है, कोई एग्रीमेंट एब्सेंट है तभी ऐसा होगा। अगर गवर्नमेंट किसी को एम्प्लॉय कर कर किसी पर्सन से कोई वर्क करवाती है, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर बनवा रही है, कोई एप्लीकेशन बनवा रही है, कोई वेबसाइट बनवा रही है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करवा रही है, तो अब गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट ओनर उस वर्क की कहलाएगी क्योंकि उसने उसको प्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ओनरशिप गवर्नमेंट के पास जाएगी। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक ठीक है, तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक उसके रूल्स जो है प्रिवेल करेंगे। ओके, सो नाउ क्लॉज ई बेसिकली अब यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। हम आगे जाके सेक्शन 53 में पढ़ेंगे, वहाँ पर पर्टिकुलरली हमारे पास एक सेक्शन मौजूद है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ही डिफ़ाइन कर रहा है, उससे रिलेटेड रूल्स बता रहा है। तो अगर कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर कोई पाकिस्तानी सिटीज़न जाकर अपने खदमात पेश कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर अपनी कोई भी उसके लिए वर्क प्रोड्यूस करता है, तो अब उस वर्क को हम किस तरह से डील करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, वो जो वर्क कोई पाकिस्तानी सिटीज़न जाकर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी खदमात पेश करता है, कोई वर्क प्रोड्यूस करता है, तो उस वर्क के ऊपर फ़र्स्ट ओनरशिप राइट्स जो हैं वो उसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास ही जाएंगे। ठीक है, उस ओनरशिप के राइट्स, फ़र्स्ट ओनरशिप राइट्स जो हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे। वो चाहे तो उसको कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है उस वर्क को, और जैसे चाहे उसको यूज़ कर सकती है। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर स्टिल आपको कोई बात समझ नहीं आई है, आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।